बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आई एम मोहम्मद जाहिद महमूद, लेक्चर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद जाहिद। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि लेक्चर फिजिकल एजुकेशन और दूसरे सब्जेक्ट्स की पोस्ट्स अनाउंस होने वाली हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपसे कुछ साबका जो पेपर हैं वो शेयर किए जाएं ताकि आपको ये मालूम हो सके कि पेपर किस तरह का होता है और उसमें किस नोयत के क्वेश्चन होते हैं। तो ये 2020 का पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चर फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। इसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं, सवाल और उनके जवाबात। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में इससे अगले वाले जो सवालात हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने पेपर की तरफ। इसका पहला सवाल है, वैसे क्वेश्चन नंबर 13 है क्योंकि वहाँ पे कुछ सवालात और भी थे जो कि जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे, तो इंशाल्लाह उनको भी डिस्कस करेंगे। सेल्फोकॉर्डियल ग्रोथ मीन्स, सेल्फोकॉर्डियल ग्रोथ क्या होती है? इससे मुराद है ग्रोथ फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड्स, यानी आपके सर से नीचे की तरफ अगर कोई चीज़ की, किसी भी चीज़ की अगर ग्रोथ आप देख रहे हैं तो उसको सेल्फोकॉर्डियल ग्रोथ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। अच्छा, यहाँ कुछ ये बड़ा बड़ा ऐसा लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो कंप्लेंट्स कर रहे थे कि सर जब हम मोबाइल के ऊपर इसको पढ़ते हैं तो हमें वाज़े नज़र नहीं आता, तो इसलिए काइंडली थोड़ा सा फ़ॉन्ट जो साइज़ है ये बड़ा कर दें। तो मैंने कोशिश किया था कि आप लोग इसको इजीली, अगर मोबाइल पे आप पढ़ रहे हो या वीडियोस देख रहे हो तो फिर आसानी से आप लोग देख सकें। व्हेन यूजिंग स्टैंडर्डाइज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट सॉफ्टवेयर टू असेस फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर, जब कभी आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के तहत स्टैंडर्डाइज असेसमेंट कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? उसमें सबसे अहम चीज़ है जी, द डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्म्स ग्रुप आर सिमिलर टू दोज ग्रुप बीइंग टेस्टेड, यानी जिस ग्रुप को नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम एक चीज़ को दूसरे के साथ मुआवजना करते हैं, तो जब हम मुआवजना करेंगे तो फिर डेमोग्राफिक जो उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनकी आप कह लें उनकी एज, उनका जेंडर, फ़र्ज़ कर लें आप अगर किसी खेल के वाले से कर रहे हैं तो फुटबॉल के खिलाड़ी का एनालिसिस जो है फुटबॉल से बनता है, क्रिकेट वाले से नहीं बनता। ठीक है, तो यानी अगर 10 साल का खिलाड़ी है जिसकी एज 10 साल है बच्चा, उसका आप एनालिसिस 26 साल के प्लेयर से कर रहे हैं तो वो भी नहीं बनता। अगर मेल का फीमेल के साथ कंपैरिजन करते हैं तो वो भी नहीं बनता। तो यानी उनके डेमोग्राफिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी उनकी जो एज है, उनकी क्लास है, उनकी जेंडर है, उनका सोशल इकनॉमिक स्टेटस है, या वो किस अदारे में हैं या किस सतह पे तालीम हासिल कर रहे हैं, तो वो उनका सेम होना ज़रूरी है। फिर हम उसका कंपैरिजन जो है वो आसानी से मालूम कर सकते हैं। इफ़ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmGh, डिस्टोलिक प्रेशर 90 mmGh Hg, pressure is 0 mmHg, cardiac output is 5 liter per minute and stroke volume is 50 ml, then which of the following वैल्यूज़ इज़ करेक्ट? अच्छा, ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन इसमें से कुछ जो समझने वाली चीज़ें हैं वो आपको ज़रा अच्छे तरीके से आनी चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब कभी आप जाके डॉक्टर के पास जाएं और अपना बीपी चेक करवाएं तो आपको बताया जाता है कि 80-120 है या आपका 90-130 है, तो फिर अक्सर आपको माशाल्लाह पढ़े लिखे भी बोलते हैं भी नीचे वाला जो है ना वो बढ़ा हुआ है, ऊपर वाला बढ़ा हुआ है। तो ये आपको समझना चाहिए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। यानी जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो है जब आपका दिल खून फेंकता है, यानी कि फैलता है, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और जब दिल आपका सिकुड़ता है तो वो जो आपका उस वक्त का प्रेशर है वो डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ठीक है, 1 मिनट में आपका जो दिल कितना खून पंप करता है ये आपका कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, कितना जो आपका खून जो है वो पंप हो रहा है वो उसका वॉल्यूम है, यानी 1 लीटर 2 लीटर, अमूमन यही होता है कि एक मिनट में
आम जो मेरी और आपकी तरह का जो बिल्कुल जो गेम नहीं करता, तो जिसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसका दिल जो है वो 1 मिनट में पूरी बॉडी का जो खून है 5 से 6 लीटर वो पंप कर देता है। लेकिन यही जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं किसी एथलीट के ऊपर, जब जिसकी पीक परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है और वो कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, तो फिर वो 5 से 25 लीटर तक बढ़ जाती है खून की मिकदार। यानी वो 1 मिनट में 5 बार उसके खून को दिल पंप करता है पूरी बॉडी में। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आपका दिल अच्छे तरीके से काम करता है, खून पंप करता है, तो आपका हार्ट पेशेंट नहीं हो सकते। इसी तरह एक्सरसाइज जो है और फिज़िकल एजुकेशन, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हर निज़ाम के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इंसान सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहता है और बीमारियों से बचा रहता है। कैनोसिस इज़ कॉज्ड बाय a decreased concentration of oxyhemoglobin. Question number 35 है, an extra benefit of exercise for women results in which of the following? अच्छा, यहाँ पे वो लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ menstrual cycle, उसके बाद है जी no uniform growth and development proceed from birth to death. सॉरी, ये तो सवाल फर्स्ट सवाल पे आ गया कर्सर। जी, यहाँ पे था रिडक्शन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिड्यूस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इम्प्रूव कंप्लेक्शन ऑफ द स्किन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये तीनों इसके फ़ायदे हैं। तो अब हम इसको कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, ये तमाम ये इसके फ़ायदे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी इसका फ़ायदा नहीं है। द इम्पल्सेस दैट ट्रेवल फ्रॉम CNS टू मसल्स आर कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी वो इम्पल्सेस जो आपके ब्रेन से आपके मसल्स की तरफ पैगाम लेकर जाती हैं मोटर नर्व के जरिए, उनको एफरेंट बोलते हैं। ये ए ऑप्शन है, एफरेंट। क्वेश्चन नंबर 37, LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सी ऑप्शन। Question number 38, the tendency of female adolescent to exhibit greater motor control on the balance beam than male adolescents are largely due to female. यानी जब वो बैलेंस बीम होती है जिस पे जो जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उसके ऊपर फीमेल जो होती हैं उनका बैलेंस एज़ कंपेयर टू यंग जो मेल है वो ज़्यादा क्यों होता है? तो उसकी बड़ी वजह ये है जी, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नुक्ता है, वो मरकज़ है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट अमल करता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, अमूमन आम तौर पर ये नाव को सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझा जाता है जब आप अनाटमिकल पोजीशन में खड़े हो। जब आपके बाजुओं की, टांगों की या कोई पोजीशन आपकी चेंज होगी तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगा। तो ये थाइज़ के ऊपर ज़्यादा मसल मैस होने की वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होता है। अब देखें ना, कोई कार है, कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल ज़मीन के साथ लगती है, तो उस जब कभी वो मोड़ काटती है या कोई इस तरह का इशू होता है तो फिर वो उसके उल्टने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जिसकी छत ऊपर ऊंचाई के ऊपर है, यानी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होता है। तो इसीलिए जो तेज़ भागने वाली कारें वगैरह हैं, आप अगर कारों के मुकाबले भी देखते हैं जो स्पोर्ट्स के भी हैं, तो वो आपको नज़र आएगा वो बिल्कुल नीची होती हैं ज़मीन के नीचे, फिर उनके जो है कल्टी खाने के या उल्टने के चांसेस कम होते हैं। जी आगे जी, हाउ मैनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन्स इन प्रिजन? नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहे? 27 ईयर्स, 27 साल। मेरा ख्याल है 27 साल ज़िंदगी का बहुत बड़ा अरसा है। 20 साल में बच्चा पैदा होकर जवान हो जाता है, तो 27 साल जेल की ज़िंदगी गुजारी। और ये नेल्सन मंडेला कौन है? इनका तल्लक साउथ अफ्रीका से है। ये स्याह फाम खुद भी है और स्याह फाम लोगों के लिए उन्होंने उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। उनको पाबंद सलासल कर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी जद्दोजहद को तर्क नहीं किया, बल्कि जैसे वो 27 ईयर कंप्लीट करने के बाद जब वो जेल से वापस आए तो ऐसा भी मौका आया कि वो उस मुल्क के प्रेसिडेंट बने।
तो मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इम्तहान जितना बड़ा होता है इनाम भी उतना ही बड़ा होता है। टॉप स्पिन इन क्रिकेट काजेस, इसका बी ऑप्शन है लोअर रिबाउंड। फोकसिंग ऑन डिस्क्राइबिंग और एक्सपेंडिंग डाटा वेरियस गोइंग पॉइंट immediate data and making inference in the difference between descriptive and inferential। अब ये दो तरह की स्टैटिस्टिक्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव है, इन्फ्रेंशियल है। डिस्क्रिप्टिव से स्टैटिस्टिक्स में आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, एवरेज, वेरिएशन, एब्सोल्यूट वेरिएशन या रेंज, ये चीज़ें आ जाती हैं। जो आपकी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है इसमें आप कह सकते हैं जैसे रेग्रेशन है, कोरिलेशन है, काई स्केयर है, फिर उसके साथ अनोवा है, वन वे अनोवा है, टू वे अनोवा है। तो यानी ये स्टैटिस्टिक्स आप आगे थीसिस में इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को एनालिसिस करने के लिए, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज इट मीन्स व्हेन यू कैलकुलेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो इसमें पहली स्टेटमेंट में वो कहता है कि 25% पैरामीटर है, फिर आगे कहता है कि 5% आपका कम रहता है, तो इट मीन्स ये डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ट्रू। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलीज ऑफ एसिटिकोलाइन फ्रॉम द अल्फा मोटर न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 44 है, द अपर एंकल जॉइंट इज एक्टिवली मूव फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ऑफ 45 डिग्री ऑफ प्लांटर फ्लेक्सेशन टू 100 डिग्री ऑफ प्लांटर फ्लेक्सेशन। व्हाट इज द हैपनिंग टू द रोटेटरी कंपोनेंट ऑफ फोर्स जनरेटेड बाय ट्रेफिसल्स इंटीरियर ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। अच्छा, यहाँ दो तीन चीज़ें आप समझने वाली हैं। एक तो प्लांटर फ्लेक्सेशन है, डार्सी फ्लेक्सेशन है, ये कौन सी मूवमेंट होती हैं, ये भी सवाल आ जाता है अक्सर। यानी आपका जो पाँव है आप इसको एक नीचे की तरफ करते हैं, एक ऊपर की तरफ करते हैं। जो नीचे की हैं वो प्लांटर फ्लेक्सेशन है, जब आप उसको कोई सॉक्स वगैरह पहनने के लिए ऊपर की तरफ करते हैं, फुटबॉल में किक लगाने के लिए, किसी चीज़ को ऊपर उठाने के लिए। तो ये वाली आपकी मूवमेंट जो है पाँव का नीचे से ऊपर आना, ये डॉर्सी फ्लेक्सेशन है। तो यहाँ पे जो है रोटेटरी फोर्सेस इज कांस्टेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ कॉन्डिलाइंट जॉइंट। कॉन्डिलाइंट जॉइंट इस तरह के होते हैं जो एक से जैसे फिसलनदार होते हैं। तो ये रिस्ट जॉइंट है, ये आपका ये वाला जॉइंट, ये कॉन्डिलाइंट जॉइंट है। फ्रैक्चर वेयर द बोन इज ब्रोकन इनटू 2 or more pieces and may heal slowly due to the poor blood supply। ये प्रूफ नहीं है, पुअर है, ये उस वक्त भी गलत लिखा गया था और जिस वजह से ये PPSC की तरफ से तमाम लोगों को एक नंबर अनाउंस देने की बात की गई थी। तो यानी कि ये अगर आपकी हड्डी जो है एक से ज़्यादा हिस्सों में टूट जाए तो उस पर इन्फेक्शन भी हो जाता है और फिर उसकी रिहेबिलिटेशन जो है उसमें भी देर हो सकती है। तो ये कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर की डिफरेंट टाइप्स हैं, उन सबको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इनसे आप ये भी असेस कर सकते हैं कि किस तरह के सवालात पूछते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द रिप्रेजल, रेटिलेशन। स्विमिंग स्ट्रोक सच एज कर्व आर डिफाइंड एज कंटिन्यूस ऑफ रेपिटेटिव मोटर टास्क बैलेंस। स्विमिंग के कौन कौन से स्ट्रोक हैं? उसमें है ब्रेस्ट स्ट्रोक है और बैक स्ट्रोक है, फिर उसके अलावा बटरफ्लाई है, एक फ्री स्टाइल है। तो ये भी आपको देखने चाहिए ताकि ये किस किस तरह के होते हैं और इसमें क्या फंक्शन होता है, कैसे करते हैं ये। अ स्केल आर परफॉर्म्ड इन अ मीडियम इन द विच द ग्रेटर डिग्री ऑफ द रेजिस्टेंस इज इंटरकाउंटेड दैट इन एयर। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच प्लेयर एट द 2016 वर्ल्ड कप received an award and was also one of the 3 players to have already been honored twice with the FIFA World Cup Award। FIFA World Cup Award 2006 में किसको मिला था? FIFA World Cup जिसका आगाज़ जो FIFA का इस्टेब्लिश हुआ वो 1904 में हुआ और ये हर 4 साल के बाद होता है
और लास्टली जो अब तो इंक्रीज़ होगी, इससे पहले 32 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। 4 साल पूरे का पूरा इसका क्वालिफाइंग राउंड चलता रहता है। तो पाकिस्तान तो अभी तक पार्टिसिपेट ही नहीं कर सका, पाकिस्तान में इतना पॉपुलर नहीं है फुटबॉल। तो ये अवार्ड मिला था ज़िनेडाइन ज़िडान को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्टिव फ्री मूवमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू असिस्टेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 है, 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ नॉट द ग्रैंड स्लैम स्टेडियम नेम्ड आफ्टर देम। तो ये इनमें से कौन सा है जिसके नाम से स्टेडियम नहीं है और ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। ग्रैंड स्लैम क्या है? ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस का, एक लॉन टेनिस का एक इवेंट है, यानी जो प्लेयर, ये 4 टूर्नामेंट होते हैं साल के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और वेम्बल्डन। इन चारों को आपने अलग अलग से पढ़ना है इसमें से, यानी ग्रास के ऊपर कौन सा है, क्ले के ऊपर कौन सा है, जो आर्टिफिशियल सरफेस है, या मतलब कि आप कह सकते हैं कि किस किस सरफेस के ऊपर ये सारे के सारे खेले जाते हैं। तो जो कोई खिलाड़ी एक साल में ये चारों इवेंट्स जीतता है उसको ग्रैंड स्लैम का अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें से रॉड लॉगर जो है इसके नाम से कोई स्टेडियम नहीं है, बाकी तमाम लोगों के जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता भी हुआ और उनके नाम से स्टेडियम भी है। क्वेश्चन नंबर 52, द लॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज सार्टोरियस मसल। ये हिप से शुरू होता है और तकरीबन आप कह सकते हैं कि एडी तक जाता है। एनदर नेम ऑफ प्रिकॉशन मैनिपुलेशन, इसका ना यह जी टॉपमेंट। 54, अकॉर्डिंग टू द टाइपोलॉजी यूज्ड इन योर टेक्स्ट, research in which quantitative and qualitative approaches are mixed across the stages, the research process is specifically called। यानी जब आपकी रिसर्च के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च मेथड इस्तेमाल किए गए हों तो आप इसको क्या कहेंगे? हम इसको मिक्स मेथड रिसर्च कहेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटेटिव रिसर्च डाटा फ्रॉम रिटन इंटरव्यूज और फील्ड नोट्स इनटू टाइप। जब इसको टाइप में लिख के आएंगे जो कि आपने इंटरव्यू किए हैं, जो फील्ड के आपके नोट्स हैं, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन विच इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन परफॉर्मेंस कैपेसिटी इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ ओवरलोड। प्रोग्रेशन ऑफ ओवरलोड से मुराद ये है कि ऐसा प्रिंसिपल जिसमें आप वेट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप माइलो की मिसाल लें, जो यूनान कराने वाला था, उसने जब बछड़ा पैदा हुआ तो उसको उठाना शुरू किया कंधों के ऊपर, और जब बछड़ा वो पूरा एक बैल बन गया तो तब भी उठा लेता। यानी जितना डेली की बेसिस के ऊपर उसका kg 1 kg या आधा kg वेट बढ़ता था तो उसकी भी उतनी कैपेसिटी बढ़ती जाती थी और वो उसको साथ साथ उसको उठाता था। तो इस वजह से यानी आहिस्ता आहिस्ता आपने लोड बढ़ाना है, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन ऑफ ओवरलोड और प्रोग्रेशन ऑफ लोड। क्वेश्चन नंबर 57, द लेडी टू विन द विंबलडन टाइटल सक्सेसफुली 9 टाइम्स। वो कौन सी फीमेल थी जिसने 9 बार जो है विंबलडन का जो टाइटल है वो जीता है? मार्टिना नावरातिलोवा। इन एन accumulation प्रोसेस at high altitude, oxygen delivery to the tissues may be adequate at rest dash of an increase in hemoglobin concentration. The process of dealing with the converse over the authenticity of source is referred to external criticism. रिसर्च में जब भी आप authenticity आपने ढूंढनी है तो फिर वो external criticism से ही होगी। A researcher was interested in studying why the new math of the 1960 failed. Reviewed several teachers who used the new math during 1960. These teachers are considered primary source. जब अब कभी भी डायरेक्टली उससे डाटा लेते हैं जो वो उस चीज़ से डायरेक्ट है तो उसको आप प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जैसे अगर आप रिसर्च आर्टिकल है, कोई जर्नल है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, कोई जरीदा है, तो उससे अगर आप कोई डाटा लेंगे तो वो आपका सेकेंडरी सोर्स होगा। लेकिन आप डायरेक्टली जब बच्चों से जाके पूछते हैं कि आप खेल से खुश होते हैं, महजूज होते हैं, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ता है,
तो आप डायरेक्टली उससे लेते हैं तो फिर ये प्राइमरी सोर्स कहलाता है। तो ये इंशाल्लाह हमारा 2020 का लेक्चर पीपीएससी का पेपर का पहला हिस्सा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं, पार्ट सेकंड एंड थर्ड, इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।